अ, कल हमने जो स्टार्ट किया वो सबसे पहले वो एल्जरनॉन मतलब उसको कहता है। मैं थोड़ा शार्ट कर देता हूँ क्योंकि आगे आपने फिर पढ़ाना भी है ठीक है। कि उसमें सबसे पहले वो उसको पियानो जो बजा रहा होता है उसको पूछता है कि वो कैसा मैंने स्किलफुल और उसमें अपने इम्प्रेशन डालने हैं, तुमने सुने हैं? हाँ, तो हाँ। वो उसके इम्प्रेशन मतलब इतने होते हैं वेस्टलेस कि उसको उसकी समझ ही नहीं आती। उसका जो होता है वो हुँ, शागिर्द जो होता है ना वो कि लेन होता है, वो कहता है नहीं मैंने इट डज नॉट पोलाइट लिसन। उसके बाद मैम जो है ना वो उसको लेन को कहता है कि मतलब हमें जो है ना जो अपनी एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए अपर क्लास के लोगों के लिए। हुँ, मतलब वो उससे एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये एग्जाम्पलें हम अपर क्लास के लिए बनाएंगे। ठीक तो है। हालांकि वो खुद इरिस्पॉन्सिबल है और वो खुद ईटिंग की तरफ और ग्लटनी की तरफ जाता है। और उसके बाद वो उसमें एक और चीज मतलब जो है ना अपनी तरफ से वो कोटेशन लिख देता है कि जो अपर क्लास के लोग हैं ना वो एट 5 o'clock ऑलमोस्ट रिफ्रेशमेंट लेते हैं। हुँ, मतलब खाने को वो जो है ना वो एक टाइम फिक्स कर रहा है अपनी तरफ से जो कि है ही नहीं। हुँ, उसके बाद में जैक आ जाता है तो उसने दरअसल पहले अरेंजमेंट की होती है। वो लेडी आ रही होती है ब्रैकनल और उसके साथ ग्वेंडोलिन हुँ, हुँ, तो अगस्टा। तो वो कहता है कि अल जो जैक जब देखता है ना कि इतनी सारी अरेंजमेंट तो वो कहता है कि तुम इतना क्यों खाने लगे हो, मतलब इतना एक्स्ट्रावेगेंस चीजें क्यों है तुम्हारे पास, एक्सेसिव थिंग। तो वो कहता है कि जो है ना मतलब कुछ आने वाले हैं तो तुम इसमें से ना, वो उसमें से फिर उठाता है खाने के लिए तो वो कहता नहीं, हालांकि उससे पहले दो वो खुद सैंडविच खा चुका होता है। तो हुँ, वो उसको मना कर देता है कि तुम नहीं खाओ, जो किसी और के लिए हैं, उसको वो बटर और दूसरी चीजें दे देता है कि तुम ये खाओ। फिर वो उसमें जो है ना उसके बाद मतलब को वो मैरिज पे थोड़ी डिस्कस करता है कि मतलब कि मैं उसको प्रपोज करने वाला हूँ। वो कहता है कि मतलब अव्वल तो तुम प्रपोज करोगे नहीं, मतलब अगर करोगे तो वो मानेगी नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगी, और मैं मतलब नहीं हूँ फेवर में। उसके बाद में वो जो है ना वो उसको कहता है कि तुम जो है ना वो जो लड़की हैं वो फ्लर्ट करती हैं लड़कों के साथ, मतलब तुम उसको सीरियस ले रहे हो, दरअसल वो फ्लर्ट कर रही है। ठीक है। तो उसके बाद वो एट द सेम टाइम वो जो है ना उसको एलजी उसको कहता है जैक को कि तुम जो है ना सिगरेट अपना सिगरेट बॉक्स मेरे पास भूल गए थे। वो कहता है अच्छा वो तुम्हारे पास था, मैंने तो उसके लिए जो है ना स्कॉटलैंड यार्ड को एक लेटर लिख दिया था, लिखने वाला था कि जिसमें मैं बहुत बड़ा रिवार्ड देने वाला था। तो चलो अच्छी बात है मुझे वापस कर दो। वो कहता है वो आप है तो आपका, लेकिन आपका नहीं है, अगर आपका है तो फिर मुझे जो है ना अपनी रियलिटी बताओ। उस पे वो कहता है कि मतलब कि मेरा ही है, मेरा नाम जैक है। तो वो कहता है नहीं वहाँ, सॉरी मेरा नाम अर्नेस्ट है। तो वो अर्नेस्ट वो कहता है नहीं वहाँ पे तो जो है ना जैक लिखा हुआ है, तो ये जैक कौन है। तो वहां पे वो थोड़ा सा कहता है कि जो है ना तो, मतलब कि ये केस तुम्हारा नहीं है, और वो कहता है मुझे दे दो, वो मेरी आंटी है। और मतलब सिसली के बारे में भी वो पूछता है ना, वो कहता है वो मेरी आंटी है। और ये वो पहले उससे पहले ये कह देता है कि पहली बात तो ये है कि तुम्हें प्राइवेट चीजें पढ़नी नहीं चाहिए। यहाँ पे वो एक जो है ना एपिग्राम कह लें यूज करता है कि जो है ना जो इट इज वेरी अनजेंटलमैनली के टू रीड द प्राइवेट सिगरेट केस, मतलब को प्राइवेट चीजें नहीं पढ़नी चाहिए। आगे से फिर एलजी कहता है कि ये जो है ना बहुत ही मतलब कि हार्ड फास्ट है और पुरानी चीज हो गई है कि लोग इस चीज को बड़ा अथेंटिक समझते हैं कि आप जो है ना अपनी किसी की प्राइवेसी और किसी की चीजों को नहीं पढ़ना चाहिए। हुँ, हाफ मतलब मोर देन हाफ ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड इस चीज की साइड में है, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा हुँ, कि ये चीज है। आप मतलब कि ऐसी कोई चीज नहीं होती कि आप किसी की प्राइवेसी रखो या आप जो दिल करे आप वो करो, इसलिए मैंने पढ़ लिया है। तो वो उसके बाद वो फिर बताता है कि जो है ना तुम तो मुझे मतलब बर्नियस्ट लाग रहे हो, बड़े दोहरे टाइप के लाग रहे हो। हुँ, हुँ। तो जैक कहता है कि बर्नियस्ट का मतलब क्या है, मुझे वो बताओ। वो कहता है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम बात को चेंज ना करो, मुझे वो बताओ कि तुम कौन हो, रियलिटी बताओ। आगे से जैक कहता है उसको, यहाँ पे फिर वो जो हमने उधर पैराग्राफ में भी यूज किया कि ये चीज भी बड़ी गलत है कि अगर आप एक डेंटिस्ट नहीं हो और आप डेंटिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, कि हुँ, मतलब कि इट इज मतलब ये भी फॉल्स इंप्रेशन देती है। वो आगे से फिर वही कहता है कि अभी बात को मतलब चेंज नहीं करो, मुझे बताओ रियलिटी, मतलब डेंटिस्ट कोई है या नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो फिर बता देता है उसको मतलब कि सिसली है तो वो जो है ना उसमें प्रिज्म उसकी जो है ना गार्डियन है वो रह रही है उधर। तो वो फिर कहता है तुम इधर किस लिए आए हुए हो, हुँ, मतलब कि तुम अपना नाम चेंज क्यों किया। वो तो चलो हो गई, तुम अपनी अभी मुझे डुअल नेचर का बताओ जरा। वो कहता है कि असल में मेरा नाम जो है ना वो जैक है और मैं इधर आया हूँ, इधर मैंने अर्नेस्ट शो किया हुआ है। हुँ, वो कहता है तुम इधर क्यों अर्नेस्ट आके अपना नाम शो करो। यहाँ पे वो एक वो बहुत पॉइंट वाली बात करता है
कि वो कहता है कि जो है ना ये आगे स्टार्ट हो गया, मतलब 130 से आगे वाली लाइन हो गई है 260 वाली लाइन से। सही। तो वो कहता है मैं वहां पे कि जो है ना अगर आप किसी के गार्डियन हो ना, मतलब किसी को आप ग्रोथ कर रहे हो किसी, तो आपको उसके लिए जो है ना एक मॉरल टून सेट करनी होती है, एक मॉरल स्टैंडर्ड सेट करना होता है, हम्म। ताकि क्योंकि वो आपसे जो है ना चीजें पिक करता है, वो आपसे गेट्स करता है, आपसे हासिल करता है। तो वहां पे तो आपको बिल्कुल सीधा साधा और जो है ना एक एस्टीरियस पर्सन रहना पड़ता है, और ऐसे स्टैंडर्डाइज्ड पर्सन। सही। तो मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि मैं अपनी भी थोड़ी वेल एंड विशेज हैं और अपनी प्लेयरमेंट के लिए कि मैं इधर आके एंजॉय करूँ। कि वो फिर उसको कहता है कि जो है ना बात तो तुमने सच किया, लेकिन ये जो है ना कोई इतना मतलब कि एल्जरनोन कहता है ना एलजी कि हम्म। ट्रूथ जो है ना वो कभी कभी मतलब कि सही होता है, और ये जो है बहुत सिंपल नहीं होता, ये नॉर्मली होता है। मतलब ठीक ये है। वो जो है ना उसको सटायर कर रहा है। सही। उसके बाद वो आगे से ये भी कह रहा है कि ये जो क्रिटिसिज्म वगैरह है ना, ये अ, उन लोगों के लिए जो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है, मतलब कि यूनिवर्सिटी जिनके बारे में कोई नॉलेज नहीं होता, ये तुम उन लोगों पे छोड़ दो। ये क्रिटिसिज्म में तुम ना पढ़ो, ये वो लोग ही करते हैं जो मतलब कि नहीं जानते होते। और उसके बाद मैम जो है ना वो अ, उसको कहते वो ये चाहता है कि ये भी मुझे इनवाइट करे, जैक ना, जैक को, एल्जरनोन। हालांकि वो खुद इतना पहले खा पी के भी बैठा, और उसके बावजूद वो अपनी तरफ से ही ना वो कहता है, वो एडवांस में कह देता है कि तुम जब कल मुझे मतलब नाइट पे बुलाओगे तो वहां पे हम मतलब कि वो खाएंगे इस तरह। वो कहता है मैंने आपको कब बुलाया है, जैक कहता है। वो कहता है यार बुलाना तो चाहिए ना आपको मुझे। तो यहाँ तक ऑलमोस्ट 260 वो कहते हैं आ जाएंगी वो मतलब कि आपकी आंटी, तो उसके साथ तुम खाना खा लेना, बस वही काफी है। यहाँ तक है 260 में। ठीक है। अच्छा जी, इसमें बेटा थोड़े से विटी रिमार्क्स थे। लाइन नंबर देखिएगा 195 पे, देखिए एक विटी रिमार्क था जिसमें वो डेंटिस्ट की बात करता है। दीज आर द इम्पोर्टेंट लाइन। देखिए यहाँ पे लाइन नंबर 200 है, 195 में वो कहता है, सॉरी 190 को देखिएगा। यस बट दैट डज नॉट अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट योर स्मॉल आंट सीसिली हु लिव्स एट टम्बर लेन वेल। ठीक है, लाइन नंबर अभी मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ दैट इज लाइन 190। यहाँ पे देखिए अल्गरनोन ने कहा था कि एक्चुअली यहाँ पे वो एक फन या एक डिग करता है एट डेंटिस्ट। तो वो यहाँ पे जब वो जैक कहता है ना, वेल माय नेम इज अर्नेस्ट इन टाउन एंड जैक इन द कंट्री एंड सिगरेट केस वाज गिवन टू मी इन द कंट्री, तो एल्गरनोन उसको कहता है यस बट दैट डज नॉट अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट योर स्मॉल आंटी सिसिली, कि भाई फिर तो तुम्हारी कोई छोटी आंटी तो नहीं होगी ना जिसने सिसिली, who lives at Tunbridge Wells calls you her dear uncle। तो सिसिली तुम्हारी आंटी तो नहीं लगती जो तुम्हें अंकल कहेगी। कम ओल्ड बॉय यू हैड मच बेटर हैव थिंक आउट एट वंस, तो तुम्हें अब सारा रिवील करना है फैक्ट। अब जैक जो है ही इज गोइंग टू रिवील द फैक्ट इन द नेक्स्ट लाइन, लाइन नंबर 195। माय डियर एलडी यू टॉक एग्जैक्टली एज यू वर अ डेंटिस्ट। अब वो कहता है माय डियर एलडी तुम बिल्कुल ऐसे बात कर रहे हो जैसे कोई डेंटिस्ट बात करता है। अब आगे देखें वो पैराडॉक्स यूज करने लगा है, इट इज वेरी वल्गर टू टॉक लाइक अ डेंटिस्ट। डेंटिस्ट ऐसे बात करते हैं, तो वो कहते तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे कोई डेंटिस्ट। एक्चुअली यहाँ पे वो कहता है ना एज इफ यू वर अ डेंटिस्ट, एज एल्गरनोन यूज द फ्रेज हैव द थिंग आउट इन द सेंस ऑफ रिवीलिंग द फैक्ट। ठीक है, जब वो कहता है ना पिछली लाइन में ये जो एल्गरनोन था वो कहता है ना हैव द थिंग आउट एट वन, इट मीन्स कि वो रिवील कर रहा है फैक्ट, बट जैक उसको ट्विस्ट देता है इस मीन को, और वो कहता है कि रिवीलिंग द फैक्ट को वो क्या कहता है, टेक द ट्रूथ आउट। ठीक है, वो उसको अगली लाइंस में कहता है कि तुम भाई ऐसे बात कर रहे हो जैसे कोई जो है डेंटिस्ट जैसे दांत को बाहर निकालता है ना, तो तुम इसी तरीके से मेरी बातों को रिवील करने की कोशिश कर रहे हो। एंड देयरफॉर सेज एल्गरनोन हैज टॉक्ड लाइक अ डेंटिस्ट, तो वो इस वजह से एल्गरनोन को कहता है कि देखो तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कोई डेंटिस्ट बात कर रहा है, यानी कि तुम इस तरीके से फैक्ट्स को रिवील करने के चक्कर में हो जैसे कोई डेंटिस्ट जो है वो मुंह में से दांत निकाल के बाहर रख देता है। एंड इट इज वेरी वल्गर टू टॉक लाइक अ डेंटिस्ट व्हेन वन इज नॉट अ डेंटिस्ट। और वो कहता है और ये बहुत अजीब है कि जब एक इंसान इस तरह से, एक्चुअली डेंटिस्ट ऐसा नहीं करते जो रिवील करते हैं फैक्ट को, बल्कि ये जासूस होते हैं। और
एक्चुअली ही इज बिहेविंग जस्ट लाइक अ डिटेक्टिव, ठीक है। और वो उसको क्या कहता है, नाउ देयर इज अगेन अ पैराडॉक्स, बजाय इसके कि वो उसको डिटेक्टिव कहे वो उसको डेंटिस्ट कहता है। और वो डेंटिस्ट क्यों कहता है कि एक्चुअली वो जो है जैसे डेंटिस्ट जो है वो मुंह में से दांत निकाल लेता है, इसी तरीके से ये भी सारे जो है निकाल वो उसके ट्रुथ जो है उनको रिवील करने की कोशिश करता है। तो इट प्रोड्यूसेस अ फॉल्स इंप्रेशन, तो ये एक फॉल्स इंप्रेशन देता है। एल्गोनॉन, वेल दैट इज एग्जैक्टली व्हाट डेंटिस्ट ऑलवेज डू, तो वो कहता है हाँ ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे डेंटिस्ट करते हैं। नाउ गो आउट, अब यहाँ पे देखें डेंटिस्ट ऑलवेज डू, यानी कि दैट इज डेंटिस्ट ऑलवेज प्रोड्यूस अ फॉल्स इंप्रेशन। Algernon here makes a dig at dentist. The reference is to making false teeth. ठीक है, वो कहता है कि ये डेंटिस्ट ऐसे ही करते हैं हमेशा, और डेंटिस्ट जो है वो फॉल्स इंप्रेशन देते हैं, यानी कि जो दांत आपका खराब नहीं होता वो निकाल के बाहर रख देते हैं। इट में मेंशन दैट आई हैव ऑलवेज सस्पेक्टेड, और वो कहता है कि आई में मेंशन कि भाई मैं हमेशा इस बात पे तुम्हारी शक करता रहा हूँ, यू ऑफ बीइंग अ कंफर्म, कि तुम आखिर कौन हो, एंड सीक्रेट वन बरिस्ट, और तुम एक सीक्रेट वन बरिस्ट हो, यानी कि वन बरिस्ट किसे कहते हैं यहाँ पे। Algernon with Soule explain this word, he means a person who invents fictitious names and individuals. लिख लें, a person who invents fictitious names and individuals, or who goes about pretending to be what he is not, or who goes about pretending to be what he is not, ठीक है। तो ये अब उसको कहता है कि भाई तुम तो बिल्कुल एक बनवरिस्ट की तरह काम कर रहे हो, एंड आई एम क्वाइट श्योर ऑफ इट नाउ। इंपॉर्टेंट लाइंस है बेटा, इनको टिक मार्क करिएगा। जैक, बनवरिस्ट, व्हाट ऑन अर्थ डू यू मीन बाय बनवरिस्ट? Algernon, I will reveal you the meaning of that incomparable expression as soon as you are kind enough to inform me. Why are you Ernest in town and Jack in the country? वो कहता पहले ये बताओ, अपने बारे में बताओ, बनवरिस्ट का मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। जैक, वेल प्रोड्यूस माय सीक्रेट केस। एल्गरनॉन, मेरा सीक्रेट, वो जैक उसको कहता मेरा सीक्रेट केस मुझे वापस करो। एल्गरनॉन, हियर इट इज, हैंड सीक्रेट केस, हैंड सीक्रेट केस उसे देता। नाउ प्रोड्यूस योर एक्सप्लेनेशन एंड प्रे मेक इट इम्प्रोबेबल। अब ये देखें, इसको इन्होंने इटालियन में लिखा है। ये इटालियन जितनी भी लिखी हुई है ना बेटा, ये सारे पैराडॉक्सेस हैं, ठीक है। और वो कहता है प्रे मेक इट इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल किसे कहते हैं? जो कि इम्पॉसिबल, हालांकि दुआएं जो होती हैं वो चीजों को पॉसिबल बनाती हैं, इम्पॉसिबल नहीं बनाती। तो प्रे मेक इट प्रोबेबल का मतलब है कि मतलब दुआएं ही चीजों को पॉसिबल बनाती है, नॉट लाइकली टू बी हैपन। और इम्प्रोबेबल का मतलब होता है नॉट लाइकली टू बी हैपन। तो यहाँ पे एक्चुअली दैट इज द विटी पैराडॉक्स, बिकॉज नॉर्मली वन वुड से एंड प्रे मेक इट प्रोबेबल, ठीक है। और यहाँ पे पैराडॉक्स का मतलब ये है अ स्टेटमेंट व्हिच सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट बट इट इज ट्रू। पैराडॉक्स किसे कहते हैं? अ स्टेटमेंट which seems to contradict but it is true। और उर्दू में लिखे इसको बज़ाहिर मुहमिल दर हकीकत सही बात। अच्छा जी, एक और बेटा यहाँ पे पॉइंट लिखिएगा, वो जो यहाँ पे वो कहता है ना द थिंग, ये अल्गरनॉन का जो है पीछे आया था, टेल मी द होल थिंग। यहाँ पे ये जो द थिंग है, इससे मुराद क्या है? द थिंग हियर रेफर्स टू अ पेशेंट्स ट्रूथ। The thing here refers to a patient tooth which a dentist is always keen to extract or take out. Which a dentist is always keen to extract or take out. मेरा एक दांत था, वो जबान की तरफ ना अंदर की तरफ मुड़ा हुआ था ना, और बाकी ऐसे ही था कि वो डेंटिस्ट कोई 5 साल से मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि इसको किसी तरह निकाल दे, क्योंकि उसको ये लगता था कि ये जो मेरे गले में एक इन्फेक्शन है ना, जिसकी वजह से मेरे वोकल कॉर्ड्स भी डिस्टर्ब होते हैं, और लास्ट अभी जो पिछले 2 महीने पहले जो मेरा इन्फेक्शन भी ऊपर नीचे बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया था, बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा हो गया था। तो उसका ये कहना था कि अगर आपका ये जो मदर टूथ है, एक्चुअली दैट इज द बेसिक रीजन जिसकी वजह से आपको टंग अल्सर भी हो रहा है, और ये जो गले में आपके इन्फेक्शन है दैट इज द मेन रीजन।
तो मैं उसको कहती थी वो जो मेरे गले में जिस जगह पॉइंट है ना, जो इन्फेक्शियस पॉइंट है, वो तो अंदर हलक में जाके है, तो इस दांत का वो क्या, लेकिन उसने कहा नहीं आप इसको निकालें आप ठीक हो जाएंगी। मैंने वो दांत निकलवा दिया, लेकिन अभी तक वो मेरा गला जो है ना वो अभी भी वैसे का वैसे ही है। वही जो इन्फेक्शन है वो कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही बात आ गई कि जो डेंटिस्ट होता है ना वो हमेशा आपके दांत निकालने के ही चक्कर में होता है, तो उसने मेरा वो दांत निकाल ही दिया अभी तक। और उसके बाद जब मैं लेक्चर देती थी ना, क्योंकि आई एम यूज टू विद दैट टूथ, तो मैं अक्सर जो है ना उसके तकरीबन 1-1.5 महीने तक, क्योंकि जबान आपकी वहां से स्लिप होना शुरू हो जाती है जहाँ से आपका दांत निकलता है, तो काफी दिन तक मुझे बोलने में बड़ा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि मेरी जबान स्लिप हो जाती थी और मैं किसी और वर्ड को कुछ और प्रोनाउंस कर देती, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस खत्म हो जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे प्रैक्टिस हुआ कि जबान को किस तरीके से आपने अपने काबू में करना है विदाउट दैट। तो ये भी होता है भाई कभी कभी। तो डेंटिस्ट हमेशा, पर यहाँ पे बेटा एक और चीज, एक पॉइंट लिखिएगा जो कि आपने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। द चीफ इंटरेस्ट ऑफ द प्ले, the chief interest of the play lies in the dialogue, which is extremely witty and entertaining, which is extremely witty and entertaining. The chief interest of the play lies in the dialogue, which is extremely witty and entertaining. उसके बाद जैक उसको कहता है, जैक माय डियर फेलो, देयर इज नथिंग इम्प्रोबेबल अबाउट माय एक्सप्लेनेशन एट ऑल। ठीक है, कोई भी चीज उसमें इम्प्रोबेबल नहीं है, इनफैक्ट इट्स परफेक्टली ऑर्डिनरी, ये आम सी एक बात है। ओल्ड मिस्टर थॉमस कार्ड्यू हु अडॉप्टेड मी व्हेन आई वाज अ लिटिल बॉय मेड मी in his will guardian to his granddaughter, Miss Cecily Cardew, Cecily, who addresses me as her uncle from motives of respect that you could not possibly appreciate। वो कहता तुम इस चीज को appreciate नहीं करोगे कि भाई वो मुझे जो है अंकल कहती है, lives at my place in the country। अब यहाँ पे वो कह रहा है ना कि अंकल फ्रॉम द मोटिव्स ऑफ रेस्पेक्ट दैट यू कुड नॉट पॉसिबली, ये है, आगे लिखिएगा, अपलिंग एट एल्गरनॉन एग्जाम्पल ऑफ सरकार। ठीक है, वो थोड़ा सा सटायर करता है एल्गरनॉन को कि तुम इस तरह की बातें नहीं समझोगे, ये जो रिस्पेक्ट और इस तरह की बातें होती हैं। तो दैट ही इज, क्योंकि एल्गरनॉन इज नॉट अ सीरियस माइंडेड पर्सन, लिख लें यहाँ पे, he is satirizing Algernon or making fun at Algernon, he is making fun लिख लें बेटा, fun at Algernon, which is a part of an example of sarcasm, SARCASM, कि भाई तुम ये चीज नहीं समझोगे कि भाई वो मुझे अंकल कहती है। लिव्स एट माय प्लेस इन कंट्री अंडर द चार्ज ऑफ हर एडमायरेबल गवर्नेंस मिस्प्रिज्म, यानी कि यहाँ पे वो सब उसको बता देता है। Algernon, where is that place in the country by the way? Jack, that is nothing to you dear boy, तुम्हारे काम की नहीं है, तुम्हारे जानने की बात नहीं है, you are not going to be invited, तुम्हें मैं कोई invite नहीं करने वाला। I may tell you candidly that the place is not in Shropshire, कि वो place Shropshire में नहीं है। Algernon, I suspect that, वो कहता मुझे ये भी शक था कि तुमने ये भी मुझसे झूठ बोला हुआ है। That my dear fellow, I have one buried all over Shropshire on 2 separate occasions। Now go on, why are you Ernest in town and Jack in country? अब बताओ भाई तुम क्यों Ernest in town और Jack in country हो? तो Jack, बेटा important lines है, इनको मार्क कर लें। My dear Algie, these are the Jack वाला ये जो पूरा डायलॉग है इसको करें, important paragraph है। My dear Algie, I don't know whether you will be able to understand my real motives। और वो एल्गी को कहता है कि भाई मुझे नहीं पता कि तुम्हारे रियल मोटिव्स क्या हैं। You are hardly serious enough, तुम एक नॉन सीरियस किस्म के इंसान हो। When one is placed in the position of guardian, one has to adopt a very high moral tone on subjects। वो कहता है, अब वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड होके बोलता है कि देखो, मतलब अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी शो करने की कोशिश करता है, हालांकि आयरॉनिकली अगर देखा जाए तो वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग के ही तो शहर आया होता है। लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि भाई अगर एक इंसान गार्डियन हो तो उसको हाई मॉरल टोन ऑन ऑल सब्जेक्ट्स रखनी पड़ती है, बहुत केयरफुल होना पड़ता है।
इट्स वन ड्यूटी टू डू सो, और ये एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है. नाउ दीज आर ऑल्सो आयरॉनिकल लाइन्स एंड एज अ हाई मॉरल टोन. अब वो ये ह्यूमरस वे में उसको कहता है, एंड एज अ हाई मोरल टोन कैन हार्डली बी सेड टू कंडक्ट वेरी मच टू आइदर वंस हेल्थ और वंस हैप्पीनेस इन ऑर्डर टू गेट अप टू द टाउन. और यहाँ पे इन लाइंस के अंदर उसका प्लेजर सीकिंग एटीट्यूड शो हो रहा है, जो कि ह्यूमरस वे में वो बताएगा कि वो कहता है एज अ हाई मॉरल टोन कैन हार्डली बी सेड टू कंडक्ट वेरी मच, कि अगर एक हाई मॉरल टोन है जो कि now a high moral tone does not promote either a man's happiness or man's health. ठीक है, एक हाई मोरल टोन कोई ना तो इंसान की हेल्थ को शो करती है, ना ही उसकी हैप्पीनेस को शो करती है. तो इन ऑर्डर टू गिव अप द टाउन, तो देयरफॉर क्योंकि मैं जो हूँ, इट इज नेसेसरी फॉर मी टू गेट द अपॉर्चुनिटीज, कि मैं टाउन से भागने के लिए कि हर वक्त मैं मुझे वहाँ पे हाई मॉरल टोन में बात करनी पड़ती है, वहाँ पे मतलब टाउन में, सॉरी कंट्री में, सॉरी कंट्री में मुझे क्योंकि हर वक्त हाई मॉरल टोन से बात करनी पड़ती है, तो ना तो वो मेरी सेहत पे अच्छा असर डालती है, ना ही मेरी हैप्पीनेस पे असर डालती है. अच्छा, तो इस वजह से उस हाई मॉरल टोन से बचने के लिए तो मैं जो हूँ क्या करता हूँ, मैं कहाँ पे आता हूँ, मैं जो हूँ टाउन में आता हूँ, लंदन में आता हूँ. फॉर दिस रीजन आई वांटेड टू गो अवे फ्रॉम द कंट्री साइड एंड विजिट द सिटी. इसलिए भाई मैं जो हूँ, इन ऑर्डर टू गेट अप द टाउन आई ऑलवेज हैव प्रिटेंड टू हैव अ यंगर ब्रदर. तो सिटी में आने के लिए और उस कंट्री लाइफ से भागने के लिए जो है, मैं जो हूँ एक ब्रदर ऑफ द नेम ऑफ अर्नेस्ट. तो मैंने अर्नेस्ट का एक अपना एक मतलब सो कॉल्ड ब्रदर जो है वो क्रिएट किया हुआ है, जो कि who lives in Albany, जो कि अल्बानी में रहता है, who is living in Albany and gets into the more dreadful scape, and a brother who keeps getting into very difficult and embarrassing situation. That my dear Algie is the whole truth, pure and simple. और अब वो इसको क्या कह रहा है, प्योर एंड सिंपल. ये प्योर एंड सिंपल ट्रूथ है, हालांकि दैट इज नॉट द प्योर एंड सिंपल ट्रूथ, अगेन अ पैराडॉक्स. ठीक है, तो वो कहते हैं दिस इज द होल ट्रूथ, प्योर एंड सिंपल, माय डियर एल्गी. अर्नेस्ट यहाँ पे लिख ले, आपको वैसे भी पता होगा, सुन ले. अर्नेस्ट इज द नेम ऑफ द यंगर ब्रदर whom I invented so that I could give a reason to Sicily why I had to visit the city off and on, कि मैं सिटी विजिट क्यों करता हूँ ऑफ एंड ऑन. एल्गन क्या उसको कहता है, द ट्रूथ इज रियली प्योर एंड नेवर सिंपल. वो अब फिर अगेन पैराडॉक्सिकली उसको एक फन भी करता है, विटी फन मारता है, सरकाजम भी है और ये पैराडॉक्स भी है. जब वो कहता है ना कि द होल ट्रूथ प्योर एंड सिंपल, तो कहता है यू से दैट दिस इज द होल ट्रूथ प्योर एंड सिंपल, लेकिन तुम्हारा तो भाई ये जो ट्रूथ है ना तो ये प्योर है ना ही सिंपल है. मॉडर्न लाइफ वुड बी वेरी टीडियस इफ it were either, and modern literature a complete impossible. वो कहता है कि मॉडर्न लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा डल हो जाती है अगर जो है ट्रूथ्स वर आइदर प्योर एंड सिंपल. अगर सच प्योर एंड सिंपल हो तो मॉडर्न लाइफ तो बिल्कुल ही फिर डल हो जाए. तो एंड मॉडर्न लिटरेचर वुड बी इम्पॉसिबल इफ सच वर नेचर ऑफ ट्रूथ. Now there is the satire on the modern literature that it is full of lies. ठीक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ मॉडर्न लिटरेचर में झूठ बोला जाता है, स्पेशली हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से. तो कहता है कि ट्रूथ इज रियली प्योर एंड नेवर सिंपल. और मॉडर्न लिटरेचर में तो भाई प्योर ट्रूथ और प्योर सिंपल लाइफ का, प्योर सिंपल ट्रूथ का कोई भाई नामो निशान भी नहीं. जैड दैट वुड बी ऑल बैड थिंग. वो कहता है दैट वुड नॉट बी ऑल अ बैड थिंग. तो वो कहता है जैक इट वुड नॉट बी ऑल बैड थिंग इफ मॉडर्न लिटरेचर डिड नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज मॉडर्न लिटरेचर इज लिटरेचर ऑफ एन इंफीरियर क्वालिटी. वो कहता है कि भाई अब ये मॉडर्न लिटरेचर पे बहस करना शुरू हो गया. एल्गरनॉन लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज नॉट योर फॉल्ट. एल्गरनॉन कहता है कि भाई now you are indulging in literary criticism, but my dear fellow, literary criticism is not your strong point. मतलब तुम कोई इतने काबिल नहीं हो तुम literary criticism पे बात करो. Don't try it. ठीक है, इसको ज्यादा don't try to pass literary judgment. हमेशा एल्गरनॉन अपनी सोफिस्टिकेशन, अपना
जो है ना कि भाई मैं सिटी से रिलेट करता हूँ। नॉर्मली अगर हम देखें तो जो बड़े शहरों के लोग होते हैं ना, वो छोटे शहरों के लोगों पे या गांव के लोगों के ऊपर थोड़ा सा, मैं जनरल व्यू पॉइंट बयान कर रही हूँ, कि वो ये शो करने की कोशिश करते हैं कि वी आर मच मोर सोफिस्टिकेटेड देन यू। दैट इज द सेम क्लास कॉन्शियसनेस, द एरिया कॉन्शियसनेस, जो कि इन लाइंस के अंदर दिखाई जा रही है। जब भी जो है जैक कोई ऐसी बात करने की कोशिश करता था जो कि उसका नॉलेज शो करने की कोशिश करे, तो एल्गरनॉन हमेशा उसको रोक देता था। तो वो कहता था ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म तुम्हारे बस की बात नहीं है, that do it well in the daily paper, sorry you should leave that to people who have not been at university। तो मैं जो है अब ये सटायर कर रहा उन क्रिटिक्स के ऊपर कि ऐसे लोगों पे छोड़ दो जो कि यूनिवर्सिटी में होते ही नहीं है, दे डू इट वेल इन द डेली पेपर्स, और वो जो है डेली पेपर्स में ऐसी चीजें करते रहते हैं। यानी कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे बेसिकली वो एक सटायर कर रहा है एड बुक रिव्यूअर्स या फिर क्रिटिक्स के ऊपर, जो कि राइट करते फॉर न्यूज़पेपर एंड हु आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब। ऐसे लोग जो कि मतलब यूनिवर्सिटी में भी नहीं होते, जॉब के लिए क्वालिफाइड भी नहीं होते, और उनका काम सिवाय क्रिटिसिज्म के और कुछ भी नहीं होता। तो वो कहता है कि ये डेली पेपर्स के अंदर जो ये करते हैं, क्या कहते हैं इनको, जर्नलिस्ट। हाँ जी है नो, तो वो जो है दे डू इट वेल इन द डेली पेपर्स। तो वो कहते हैं वो जो क्रिटिसिज्म है ये डेली पेपर्स में, ये जो जर्नलिज्म से ताल्लुक रखते हैं लोग वही कर देते हैं, वो काफी होता है। तो but you really are in Bunburyist. I was quite right in saying you were a Bunburyist. You are one of the most advanced Bunburyist I know. Jack, what on earth you do mean by word Bunburyist? ठीक है, वो कहता है कि ये तुम्हारा क्या मतलब है Bunburyist से। तो एल्गोरिथम अब यहाँ पे उसको बताएगा, you have invented a very useful younger brother called Ernest in order that you may be able to come up to the town as often as you like. I have invented an invaluable permanent invalid called Bunbury in order that it may be able to go down into the country. ठीक है, वो कहता है मैंने भी एक बनबरी जो है वो क्रिएट किया हुआ है, अपना भाई या दोस्त जो कि एक इनवैलिड है, सॉरी उसने एक दोस्त क्रिएट किया हुआ था और उसका नाम बनबरी है, तो ताकि मैं कंट्री में जा सकूं वेन एवर आई चूज, जब भी, मतलब बनबरी इज परफेक्टली इनवैल्यूएबल इफ इट वाज नॉट। और वो यहाँ पे कहता है कि बनबरी जो है वो टोटली इम्परफेक्ट, यहाँ पे परफेक्टली इनवैल्यूएबल का मतलब है कि बनबरी हु इज एन इमेजिनरी पर्सन, परफेक्टली इनवैल्यूएबल का मतलब है imaginary person like your brother Ernest is really of great use of me। ठीक है, वो उसके बड़े काम का है। इफ इट वाज नॉट फॉर बनबरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैड हेल्थ। और वो कहता है कि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि वो जो बनबरी है ना, बनबरी की कंडीशन जो है वो बहुत हैज ग्रेटली डिटेरियोरेटेड, कि वो बहुत ज्यादा खराब हुई हुई है उसकी हेल्थ। फॉर इंस्टेंस आई वुड नॉट बी एबल टू डाइन विद यू एट विलीज टुनाइट। मतलब वो कहता है किसी से भी जब कोई बहाना करना होता है तो मैं हमेशा ऐसे ही कहता हूँ कि भाई देखो, फॉर एग्जांपल अगर आंट ऑगस्टा से मैंने आज रात जो है या किसी वीक में डाइन का प्लान किया हुआ है, तो उनसे भी अगर मैंने भागना होता है तो मैं उनको कहता हूँ भाई बनबरी बहुत बीमार है, मैं उसको देखने जा रहा हूँ, तो आई वुड नॉट बी एबल टू डाइन विद यू एट विलीज टू नाइट। तो इसलिए मैं आपके साथ जो है आज विली मतलब नहीं मतलब आपके घर में, विलीज यहाँ पे विली हाउस को कहा जा रहा है, तो मैं आपके घर में डाइन नहीं कर सकता। फॉर आई हैव बीन रियली एंगेज टू आंट अगस्टा फॉर मोर देन अ वीक। तो कहता है जब मैं आंट ऑगस्टा से मोर देन अ वीक जो है वो एंगेज हो जाता हूँ और मैं उनसे तंग आ जाता हूँ, तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई मेरा दोस्त है बनबरी, वो बहुत बीमार हो गया और मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। तो वो कहता है कि आई हैव रियली मेड एन अपॉइंटमेंट विद हर फॉर मीटिंग। तो एंगेज हैज एन अदर मीनिंग आल्सो, दैट इज betrothed, कि वो जो है बहुत ज्यादा एंगेज है अपने फ्रेंड के साथ जो कि बहुत ज्यादा बीमार है और उसको टाइम देना है। जैक, आई हैव नॉट आस्क्ड यू टू डाइन विद मी एनी मोर टुनाइट। एल्गरनॉन, आई नो यू आर एब्सर्डली केयरलेस अबाउट सेंडिंग आउट इनविटेशन। कि मतलब तुम जो हो, एल्गरनॉन उसको कहता है कि यू हैव नॉट फॉर्मली इनवाइटेड मी येट, तुमने अभी तक मुझे अपने घर में नहीं बुलाया। इट इज वेरी फुलिश ऑफ यू, कितने तुम फुलिश हो ना, यहाँ फुलिश नहीं बल्कि वो सेल्फिश है कि तुम खुद तो मेरे घर आते हो और
मुझे अपने घर नहीं बुलाते. Nothing annoys people so much as not receiving invitation. और वो यहाँ पे कहता है कि it annoys people very much not to receive invitation with they expect. यानी कि मैं तुमसे expect कर रहा हूँ और तुम मुझे invite भी नहीं करते. Jack, you had much better dine with your aunt Augusta. वो कहता है तुम्हारी जो aunt Augusta उसके साथ तुम ज़्यादा बेहतर dinner कर सकते तो तुम वहीं तक ही रहो. तो Algernon, I have not the smaller intention of doing anything of the kind. और वो कहता है कि I don't have least intention to dine with my aunt Augusta anymore. To begin with, I dined their own. और वो कहता है उनके साथ अभी last time भी मैंने last Monday उनके साथ dine किया था, their own last Monday. And once a week is quite enough to dine with one's own relationship. और वो कहता है कि अपने घर वालों के साथ, relatives के साथ अगर आप हफ्ते में एक दफा भी dine कर लेते हैं ना, ये बहुत है भाई. The second place और दूसरी बात, whenever I do dine there, I am always treated as member of the family. और जब भी मैं वहाँ पे dine करता हूँ तो मुझे वो member of the family consider करते हैं and sent down with either no woman at all or two. और यहाँ पे again एक witty remark है, इसको underline करें. और वो कहता है and sent down with either no women at all, और वो मुझे भेज देते हैं या तो कोई औरत होती नहीं है या फिर दो होती हैं, यानी कि माँ और बेटी दोनों आ जाते हैं. तो वो कहता है कि बिल्कुल फैमिली की तरह वो मुझे ट्रीट करते हैं. देयरफॉर एज डिजर्विंग लिटिल अटेंशन. या तो मुझे अटेंशन देते ही नहीं है या दोनों की दोनों ही सर पे मेरे बैठ जाती हैं, यानी कि आंटी और उसकी बेटी. तो यहाँ भी दूसरी, अच्छा इसको देखें, इसको बेटा अंडरलाइन करें और इसके आगे पॉइंट जरा सुन लीजिएगा. प्रिटी रिमार्क है, हैविंग नो फीमेल कंपेनियन मेक्स अ मैन फील डल और लॉनली. ठीक है, नंबर एक वो कहता है ना, या तो कोई औरत होती नहीं है तो उससे मुझे डल और लॉनली फील होता है. हैविंग टू ऑफ देम मेक इट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन टू मेक लव टू और फ्लर्ट विद आइदर ऑफ देम. ठीक है, कि वो उससे फ्लर्ट नहीं कर सकता. अगर दो औरतें होंगी तो वो फ्लर्ट नहीं कर सकेगा, और अगर एक भी नहीं होगी तो फिर क्या होगा कि वो लॉनली फील करेगा एक मैन. इन द थर्ड प्लेस, आई नो परफेक्टली वेल whom she will place me next to. और वो कहता है कि इन द थर्ड प्लेस कि I know exactly who will sit next to me and at dining tonight. कि कौन मेरे साथ जो है रात को नेक्स्ट वन बैठेगा. She will place me next to Mary Farquhar, who always flirts with her own husband across the dinner table. और वो कहता है वो मुझे मैरी फरक्वार एक मतलब औरत के साथ बिठा देती जो हर वक्त अपने हस्बैंड के साथ जो है टेबल के ऊपर फ्लर्ट करती रहती है. And that is not very pleasant. That is again a paradox. और वो कहता है ये कोई pleasant नहीं है कि एक औरत अपने ही शौहर के साथ फ्लर्ट करे. Indeed, it is not even decent. और वो कहते हैं ये कोई decent भी नहीं लगता, यानी कि एक बीवी अगर मियाँ के साथ फ्लर्ट करे तो that is not looking decent. And the sort of thing is enormously on the increase. और वो कहता है इस तरह की